मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरौड़ अलवर, आपका पुनः इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्लेटो का साम्यवाद, उसका सामान्य परिचय अभी हम पढ़ चुके हैं। प्लेटो ने साम्यवाद के दो रूप बताए हैं, संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है नारी या परिवार विषयक साम्यवाद। तो प्लेटो ने जो साम्यवादी योजना प्रस्तुत की है वो उसके कुछ आधार बताए हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े, जिसमें कुछ आधार हैं जिनके आधार पर वो संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन करते हैं। उसमें है पहला नैतिक आधार, एथिकल बेसिस, और इसको स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि साम्यवाद जो है वो न्याय का आवश्यक परिणाम है। अब न्याय क्या है, इसको हम पूर्व के कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये रिपब्लिक का मूल प्रश्न है और एक नैतिक प्रश्न भी है। प्लेटो के पूर्व जो सोफिस्ट विचारक थे उनका ये मत था कि व्यक्ति स्वतंत्र है और वो राज्य से पृथक रहकर भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। लेकिन प्लेटो ने इस विचार का खंडन किया है और प्लेटो का ये कहना है कि व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह राज्य का एक अंग है। राज्य में रहकर ही अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और इस हेतु उसे राज्य के हित में अपने स्वार्थ का परित्याग कर देना चाहिए। उसकी इच्छाओं की पूर्ति राज्य पर निर्भर है। इस तरह से प्लेटो यहाँ एक समष्टिवादी सिद्धांत का जन्म देते हैं। और ऐसी सुविधाएं व्यक्ति के लिए एक न्याय पर आधारित राज्य में ही संभव हो सकती हैं। अब न्याय की स्थापना कैसे हो, ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो राज्य में न्याय की स्थापना होती है। संरक्षक वर्ग व्यक्तिगत संपत्ति के भागी नहीं होंगे, अर्थात वो निस्वार्थ भाव से अपने कार्य का संपादन करेंगे, जिसके कारण राज्य में न्याय की स्थापना होगी और न्याय में ही जन कल्याण निहित है। अतः न्याय क्या है, इस नैतिक प्रश्न का समाधान साम्यवाद में ही संभव है। दूसरा आधार उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है, साइकोलॉजिकल बेसिस, और इसको स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि संपत्ति जो है वो विवेक को कुंठित करती है। क्यों? क्योंकि आदर्श राज्य के अभिभावक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए, इसका मनोवैज्ञानिक कारण है। क्या है वो? कि शासक वर्ग का गुण क्या है? विवेक। सैनिक वर्ग का साहस है। शासक वर्ग विवेक के द्वारा ही समुचित रूप से शासन कार्य चला सकता है और सैनिक वर्ग साहस के द्वारा राज्य की रक्षा करता है। इस तरह से राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। प्लेटो का मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति से क्षुधा की उत्पत्ति होती है और विवेक एवं साहस के स्वतंत्र विकास में क्षुधा बाधक है। तो ये हुआ मनोवैज्ञानिक आधार। तीसरा है व्यवहारिक आधार।
प्लेटो के आदर्श राज्य में उसकी व्यवहारिकता का भी आभास मिलता है। वह तत्कालीन यूनानी राज्यों से परिचित था। उसने ये देखा कि शासक के हाथ में राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों शक्तियां जहां थी, उसके कारण वे पद भ्रष्ट हो चुके थे तथा राज्य में क्रांतियां बड़ी तेजी से हो रही थी। इसलिए प्लेटो ने इस व्यवहारिक आधार पर ये कहा कि शासकों को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति का एकीकरण आदर्श राज्य के अस्तित्व को भारी संकट में डाल सकता है। यहाँ हम बारकर के शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं। बारकर महोदय कहते हैं कि प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को राजनीतिक शक्ति तथा उत्पादक वर्ग को आर्थिक शक्ति दी है, और ऐसा करने पर ही राजनीतिक क्षेत्र में पवित्रता तथा शासन में क्षमता बनी रहेगी। नंबर 4 पे उनका राजनीतिक आधार है, पॉलिटिकल बेसिस, और इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि संपत्ति के साम्यवाद के पीछे राजनीतिक आधार भी है। राज्य की एकता राजनीतिक निपुणता पर निर्भर करती है, और राज्य की एकता में ही राजनीतिक सफलता होती है। प्लेटो का ये मानना था कि संपत्ति राज्य की एकता में बाधक तत्व है। इसलिए राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए शासक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रहना चाहिए। और लास्ट उनका एक आधार है दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेसिस, और इसमें उनका ये मानना है प्लेटो का कि शासन के संचालन जैसे विशेष कार्य का संपादन करने वालों का प्रशिक्षण भी विशेष प्रकार का होना चाहिए। जिन्हें शासन जैसा महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, उन्हें अपने कार्य में बाधा और जो विघ्न डालने वाले सांसारिक तत्व हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। और संपत्ति इसी प्रकार का तत्व है। इसलिए प्लेटो संरक्षकों को इससे पृथक कर देते हैं, संपत्ति से। अब प्लेटो अपनी साम्यवादी योजना में संरक्षकों के लिए योग्यता क्या हो, इस विषय पर विचार करते हैं, और उनका ये मानना है कि योग्यता गुण है, धन नहीं। अर्थात आदर्श राज्य में संरक्षकों का स्थान सर्वोच्च है, और प्लेटो ने संरक्षकों की योग्यता धन के अंतर्गत नहीं रखी, बल्कि शासकों की योग्यता विवेक तथा सैनिकों का साहस ही है। और ये स्पष्ट है कि विवेक तथा साहस के द्वारा ही कोई व्यक्ति संरक्षक वर्ग में आकर आदर्श राज्य का शासक या सैनिक बन सकता है। अतः उसका एकमात्र उद्देश्य इन गुणों की प्राप्ति है, धन इसके लिए आवश्यक नहीं है। यदि धन को शासकों की योग्यता रख दी जाए तो राजनीतिक पदों का बंटवारा धन के आधार पर होगा। इससे क्या होगा? इससे धन लोलुप शासक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राज्य के कोष और जनता के रक्त का शोषण करेगा, और राज्य की एकता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए
प्लेटो शासकों की योग्यता गुण मानते हैं, धन नहीं मानते। अब इसमें इस साम्यवादी योजना में कैसा जीवन रहेगा, इसको लेकर उस योजना को प्लेटो प्रस्तुत करते हैं और सामूहिक भोजन तथा आवास की व्यवस्था वो करते हैं। क्योंकि प्लेटो संरक्षकों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध करते हैं, तो उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? इसका जवाब देते हुए प्लेटो कहते हैं कि उनके पास आवश्यकता से ज़रा भी अधिक व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका अपना आवास गृह भी नहीं होगा। वे सोने चांदी का स्पर्श तक नहीं कर पाएंगे। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादक वर्ग के द्वारा की जाएगी। इन वस्तुओं का उपयोग तथा स्वामित्व व्यक्तिगत आधार पर नहीं होगा, बल्कि संरक्षक वर्ग सामूहिक रूप से इनका उपयोग करेंगे। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो सामूहिक रूप से वो एक भोजनालय में खाना खाएंगे तथा सैनिकों की तरह शिविरों में निवास करेंगे। इस प्रकार संरक्षक वर्ग व्यक्तिगत संपत्ति, जमीन, घर, सोना चांदी के प्रभाव से दूर रहेंगे। उनके हृदय में इन प्रलोभनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कभी वो सोना चांदी के प्रलोभन में आ जाएंगे, तब वे अत्याचारी शासक के रूप में शासन करेंगे और उनके हृदय में आम जनता के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। राज्य में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और न्याय का लोप हो जाएगा। तब संरक्षक एवं राज्य दोनों विनाश के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। ऐसा प्लेटो नहीं चाहते, इसलिए वो सामूहिक भोजन और सामूहिक आवास की व्यवस्था संरक्षकों के लिए करते हैं। तीसरा जो वर्ग है, उत्पादक वर्ग, उनके लिए प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति रखना चाहता है, क्योंकि इस वर्ग का गुण जो है क्षुधा है या वासना है, और इस वर्ग को संपत्ति पैदा करने, उसके संचय करने का अधिकार प्लेटो ने दिया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि उत्पादक वर्ग को संपत्ति पैदा करने और उसके संचय का स्वच्छंद अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहेगा। प्लेटो का एक प्रसिद्ध विचार है इस संदर्भ में। उनका मानना है कि राज्य देखेगा कि कोई व्यक्ति अधिक धनी नहीं हो जाए, क्योंकि धन की अधिकता उसे निकम्मा बना देती है और वो निष्क्रिय हो जाता है। इसके साथ ही प्लेटो का ये भी कथन है कि किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से कम धन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धन की कमी के कारण एक अच्छा और कुशल किंतु गरीब कारीगर योग्य औजार खरीद नहीं पाएगा और इसके कारण उसकी कला का समुचित विकास नहीं हो सकता। तो प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध करते हैं, सामूहिक आवास, सामूहिक भोजन की व्यवस्था करते हैं, और तीसरा वर्ग जो है उत्पादक वर्ग, उसको व्यक्तिगत संपत्ति देते हैं, लेकिन उन पर चेक बैलेंस हैं।